हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10 पर, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। और आज हम सबसे लास्ट इलस्ट्रेशन पर पहुंच चुके हैं, तो बड़े ही खुशी और प्यार के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 47 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट इलस्ट्रेशन है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है, अच्छा इलस्ट्रेशन है ये। ऑन 1st April 2020 अंशिका लिमिटेड परचेज्ड असेट्स ऑफ ₹4,30,000 एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ ₹90,000 ऑफ ग्रेग लिमिटेड एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 3,80,000। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अंशिका लिमिटेड कंपनी है, उसने असेट्स और लाइबिलिटीज खरीदे हैं, किससे? ग्रेग लिमिटेड से एक्वायर किए हैं, और उसको परचेज कंसिडरेशन कितना देने वाली है? 3,80,000। इट इशूड टू द वेंडर 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, तो उसने ग्रेग लिमिटेड को कितना डिसाइड किया? अब यहाँ पर 3,80,000 कैश में देने की जगह वो क्या दे रही है? डिबेंचर्स के फॉर्म में दे रही है। मतलब ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर आ गया। इट इशू टू द वेंडर 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 10% डिबेंचर्स इशू करे हैं एट 5% डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड निकालना पड़ेगा, जिसका हमने फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला होता है? परचेज कंसिडरेशन कितनी ड्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड हो जाएगा। ठीक है, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज प्राइस। ठीक है, तो 5 साल बाद ये डिबेंचर्स रिडीमेबल रहेंगे। क्लियर हो गया इतना? On the same date, the company issued 5,011% debentures of 100 each as a collateral security to a bank who had advanced a loan of ₹4,50,000। ठीक है, तो यहाँ पर अब सेकंड कैटेगरी आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्क करती जा रही हूँ। ये हमारे फर्स्ट कैटेगरी के डिबेंचर्स हैं बेसिकली, जहाँ पर हमने इशू किए हैं फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कंसिडरेशन, कैश एज कंसिडरेशन। ठीक है, और यहाँ पर हमारा सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिबेंचर्स आ गया, जो हम इशू कर रहे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्लियर हो गया? 4.5 लाख का लोन ले रहे हैं, उसके बदले हम बैंक को क्या कर रहे हैं? 5,011% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशू कर रहे हैं। क्लियर है? एंड ऑल्सो इशूड 5,012% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल आफ्टर 3 years एट 5% प्रीमियम। तो ये आपका बेसिकली थर्ड कैटेगरी ऑफ डिबेंचर्स हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। तो ये हो गया आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आपका हो गया इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। एंड देन आपकी थर्ड कैटेगरी कौन सी हो गई? आपकी इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। आ रहा है समझ में? तो 3 वैरायटी के हम यहाँ पे डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोली गई है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March ईच ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम पे कर रहे हैं यहाँ पर हाफ ईयरली, साल में 2 बार। ठीक है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। कंपनी हैड 1,20,000 इन इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो हमारे पास कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की गुल्लक है। इसका मतलब उन्होंने आपको हिंट कर दिया है कि आपका डिस्काउंट होता है जो भी, और यहाँ पर देखो रिडेम्पशन पे आप 5% प्रीमियम भी देने वाले हो। ठीक है, तो ये लॉस ऑन रिडेम्पशन, ये सब कुछ आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा इस गुल्लक से। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर आपका राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉसेज ऑफ ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी यहाँ पे टेस्ट कर लिया कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपका कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 3 पर इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होगा, लेकिन कैटेगरी नंबर 2 के डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमने कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह इशू किए हैं। ठीक है, और हमने देखा है कि कभी भी कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह जो डिबेंचर्स इशू करते हैं उस पर इंटरेस्ट पेबल नहीं होता। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? तो इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन स्टार मार्क करवाया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंशिका लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021। तो यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आ जाते हैं हम कैटेगरी 1 वाले डिबेंचर्स पर। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी भाई? सबसे पहली एंट्री हो जाएगी असेट्स और लाइबिलिटीज़ को अक्वायर करने की एंट्री।
तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 4,30,000, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ 90,000। तो April 1, ठीक है, यहाँ पर April 1 डेट दी हुई है, April 1, 2020। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 4,30,000, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ 90,000। और ग्रेग लिमिटेड हमारा वेंडर जिससे हम अक्वायर कर रहे हैं उसको कितना देना है, 3,80,000। तो टू ग्रेग लिमिटेड क्रेडिट कर लेंगे 3,80,000 से। आ रहा है समझ में? अब आप यहाँ पर टोटल करो क्रेडिट साइड का कितना हो रहा है, 3,80,000 प्लस 90,000, दैट इज 4,70,000 हो रहा है। लेकिन डेबिट साइड सिर्फ 4,30,000 हो रहा है, मतलब 40,000 यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो 40,000 का हमारा डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आया, मतलब क्या हो जाएगा वो, गुडविल अकाउंट। इसका मतलब हम 40,000 ज़्यादा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं अगेंस्ट जो नेट एसेट्स एक्वायर किए हैं, ठीक है, और वो 40,000 जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं दैट इज नेम्ड एज गुडविल। क्लियर हो गया इतना? फर्स्ट एंट्री एकदम क्लियर। चलो अब यहाँ पर हम यहीं पर एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3,80,000 का कंसिडरेशन हमें देना है ग्रेग लिमिटेड को, क्लियर है, और हम उसको एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू है और 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, मतलब 95 रुपीज़ का इशू कर रहे हैं। तो 3,80,000 डिवाइडेड बाय 95 कितना हो जाएगा, दैट मीन्स आप 4,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया, 4,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। चलो अब एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर। तो ग्रेग लिमिटेड को आपको देने हैं 3,80,000, तो ग्रेग लिमिटेड अब सेटल करने की बारी आ गई, तो ग्रेग लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,80,000 कर देंगे। टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट कितना, हम 4,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं 100 ईच की फेस वैल्यू वाले, दैट इज 4 लाख, ठीक है, और हमने डिस्काउंट पे इशू किया है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट हमारा नुकसान हो रहा है, उसको हम डेबिट कर लेंगे। 4,000 इंटू 5 रुपीज़ पर डिबेंचर हमने डिस्काउंट दिया है, तो 20,000 रुपीज़ का आपने टोटल डिस्काउंट दिया है। तो ये भी एंट्री आपकी April 1 को हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी से रिलेटेड हमारी जो 2 एंट्रीज होनी थी वो हमने देख ली। सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स अक्वायर करने की, जो भी सन्ड्री एसेट्स लाइबिलिटीज अक्वायर करने की, एंड देन परचेज कंसिडरेशन को पे ऑफ करने की इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, जो हमने इशू किए हैं एट डिस्काउंट। क्लियर हो गया इतना? चलो आ रहे हैं अब सेकेंड कैटेगरी। On the same date, the company issued 5,011% debentures of 100 each as a collateral security to a bank who had advanced a loan of 4,50,000. तो यहाँ पर सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक से लोन लेने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 4,50,000, ठीक है। तो ये भी अब April 1 को सारी एंट्रीज चल रही हैं आपकी, क्योंकि हमने सेम डेट पर कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह इशू किया है और लोन भी लिया है। तो 1 अप्रैल को ही हमने लोन लिया 4,50,000 का, उसके अगेंस्ट हमने 5,100 रुपये की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स इशू किए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो उसके लिए भी यहाँ पर हम कुछ बोला नहीं गया, तो हम जनरल एंट्री तो पास करेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट कितना हो जाएगा, 5 लाख। लेकिन डेबिट क्या करेंगे, कुछ भी अकाउंट कुछ डेबिट करना है, तो इसलिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, April 1 को डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स 5 लाख से, ठीक है। तो यह आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने एंट्रीज देख ली। क्लियर हो गया इतना? चलो इसके बाद सेकेंड कैटेगरी भी आपकी कहानी कंप्लीट। थर्ड कैटेगरी के डिबेंचर्स आपने नॉर्मली इशू किए हैं, ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, आ रहा है समझ में। तो ये 5,000 डिबेंचर इशू किए हैं आपने 12% वाले 100 ईच एट पार, तो एट पार ही इशू किए हैं आपने। तो 5,000 इंटू 100 दैट इज आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना मिल जाएगा, 5 लाख। तो 5,000 डिबेंचर्स पे 100 रुपये टोटल आपको लमसम मिल जाएगा, दैट इज 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, 5 लाख। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला गया है कि ये जो 12% डिबेंचर्स हैं ये रिडीमेबल हैं आफ्टर 3 years एट अ 5% प्रीमियम। तो रिडेम्पशन के समय आप 5% प्रीमियम देने वाले हो। तो 100 रुपये पे 5% कितना हो गया, 5 रुपीज़। तो 5 इंटू
5,000 डिबेंचर्स, टोटल आपको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? 25,000 का, ठीक है। तो 25,000 रुपीज़ का आपको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो हमें नुकसान होने वाला है, तो एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल हम उसको अभी के अभी रिकग्नाइज कर लेंगे, भले ही वो 3 साल बाद होने वाला है रिडेम्पशन के समय, बट उसको हम अभी ही दिखाएंगे बुक्स में। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 25,000 डेबिट कर लेंगे। और उसका दूसरा इम्पैक्ट, हम लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे कि हमें 3 साल बाद प्रीमियम के समय देना है, हमें रिडेम्पशन के समय देना है प्रीमियम, ठीक है। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कितना हो जाएगा? 25,000। तो ये एंट्रीज भी देख लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सारे कैटेगरी ऑफ डिबेंचर्स हम 1 अप्रैल को ही इशू कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो, अब यहाँ पर तीनों कैटेगरी के डिबेंचर्स को इशू करने का हमने एंट्रीज तो पूरा कर लिया, ठीक है, जो बेसिक एंट्रीज हमें करनी थी। अब आ जाते हैं हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकालना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है, दैट इज कौन से? 10% डिबेंचर्स। ये फर्स्ट कैटेगरी वाले डिबेंचर्स हैं। इनकी फेस वैल्यू क्या है? 4 लाख, और इन पे हमारा कूपन रेट क्या लगने वाला है? 10%, ठीक है। सिमिलरली आपने कैटेगरी 2 के जो इशू किए हैं उससे आपको मतलब नहीं है, ये वाले डिबेंचर्स पे आप इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करोगे क्योंकि ये कोलैटरल सिक्योरिटी वाले हैं, तो इनको हम इग्नोर करेंगे। देन आपके 12% डिबेंचर्स आपने इशू किए कितने? 5 लाख पे। तो 5 लाख पे आपका कूपन रेट कितना लग जाएगा? 12%। तो हम यहीं पर अगर शॉर्ट में कैलकुलेट कर लें, 4 लाख पे कितना है आपका? 10%, और 5 लाख पे 12%, तो ये कितना हो जाएगा? 40,000, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा? 60,000। तो टोटल आपके दोनों डिबेंचर्स की कैटेगरी को मिला के आपका पूरे साल का इंटरेस्ट बन रहा है 1 लाख। तो 1 लाख अगर पूरे साल का इंटरेस्ट बन रहा है तो हाफ ईयरली कितना बन रहा होगा? 50,000, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप एक बार वर्किंग नोट देख लो, बिल्कुल यही सेम चीज़ की है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी इज नॉट पेड, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन 5,000 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इज नॉट अकाउंटेड, ठीक है। तो कोलैटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट इग्नोर करेंगे। अब हमें कैलकुलेशन ऑफ हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेबल करना है। तो हमारे जो सबसे पहले हमने सन्ड्री एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट डिबेंचर्स इशू किए हैं 4,000 10% वाले, तो इनकी फेस वैल्यू कितनी है? 4 लाख, उस पर 10% कितना इंटरेस्ट आ गया? 40,000। उसका आधा उन्होंने कितना निकाल लिया? हाफ ईयर 20,000। सिमिलरली दूसरी कैटेगरी जो हमने नॉर्मली इशू ऑफ हमारे डिबेंचर्स फॉर कैश जो इशू किया है 5,000 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फेस वैल्यू कितना हो गया? 5 लाख, उस पर 12% लगा दिया 60,000, 60,000 का आधा हो गया 30,000। तो इस साल का हमारा हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना हो गया? 50,000। समझ में आ गया? ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर 50,000 आपने निकाल लिया। बिल्कुल मैंने यहाँ पर भी ऐसे आपको जल्दी से वर्किंग करके दिखाई थी, ठीक है। तो 50,000 हमारा हाफ ईयरली इंटरेस्ट आ गया। चलो, तो अब आ जाते हैं हम सीधे 1 अप्रैल के बाद कौन सी डेट पे? 30 सितंबर पे। तो 30 सितंबर पे हमारी 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना? 50,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 50,000, ठीक है। ये हमने देखा था इंटरेस्ट किस तरह से आप ड्यू करते हो। फिर इस इंटरेस्ट को पे ऑफ करने की एंट्री, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब इसके बाद कौन सी नेक्स्ट डेट आएगी हमारी? 31 मार्च। तो यही सेम एंट्री दोबारा से क्या होगी? कॉपी पेस्ट होगी, ठीक है। हाफ ईयरली इंटरेस्ट अगले आधे साल का हमारा इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 50,000 एंड देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो इंटरेस्ट दोनों हर 6 महीने का इंटरेस्ट हमने ड्यू कर लिया। फर्स्ट 6 मंथ्स का सितंबर 30 को एंड देन लास्ट 6 मंथ्स का मार्च 31 को। चलिए, इसके बाद मार्च 31 को हमारी कुछ एंट्रीज और होनी है बुक्स क्लोज होने के पहले। तो बुक्स क्लोज होने के पहले जो टोटल इंटरेस्ट हमने ड्यू किया है 50,000 का सितंबर 30 को और 50,000 का 31 मार्च को, टोटल 1 लाख का।
इसको हम कहाँ पे जाके चार्ज करेंगे, मारेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट जो हमने डेबिट किया था 1 लाख से, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 1 लाख क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आपको भूलना नहीं है कि आपके पास बुक्स क्लोज करने से पहले आपको ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और आपने जो डिस्काउंट पे इशू किए हैं 20,000, ये 20,000 का डिस्काउंट और लॉस आपका टोटल 25,000 का, ये टोटल आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा बुक्स में, ठीक है। हम सेम जिस साल हम इशू करते हैं डिबेंचर्स को, सेम टू सेम साल जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, उसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की गुल्लक दी हुई है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की गुल्लक में काफ़ी पैसा है, हमें तो सिर्फ 45,000 ही राइट ऑफ करना है, बट यहाँ पर ऑलरेडी 1,20,000 है, तो सफिशिएंट बैलेंस है, हमें दूसरी गुल्लक के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को आप क्रेडिट कर दोगे 20,000 से, उसको आप मार रहे हो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट कर दोगे 25,000 से, ठीक है। तो इन दोनों को आप ले जाके राइट ऑफ कर रहे हो किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दैट इज हमारी सबसे पहली गुल्लक नंबर 1 से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। ये आपकी मार्च 31 को बुक्स क्लोज करने के पहले एक एंट्री और हो जाएगी। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं है, बस यही सारी जर्नल एंट्रीज थी और बाकी आपको वर्किंग भी समझ में आ गई कि किस तरह से हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया है, ठीक है। कोई अगर जर्नल एंट्रीज में डाउट हो तो पूछ लो। एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आप एंड टाइम के रिवीजन के लिए रख सकते हैं, ठीक है। आप एग्जाम से पहले बस एक क्वेश्चन देखेंगे और एक ही क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 47 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, तो हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशंस अच्छे से देख लिया है। किसी भी इलस्ट्रेशन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, तब तक के लिए गुड बाय।